हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका नविक अकेडमी में। अपन ने जनवरी महीने का सुजस करंट अफेयर पढ़ लिया था राजस्थान का, लेकिन अपन जो सुजस माह की पत्रिका होती है उसमें स्पोर्ट वाला सेगमेंट होता है, पुरस्कार वगैरह उसमें कवर नहीं होते। तो अपन जनवरी महीने का अलग से करंट अफेयर लेके आए हैं। हर बार ऐसे ही करते हैं, जब से अपन ने करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया है। पहले शुरुआती फेज में अपन क्या करते हैं कि सुजस कवर करते हैं, सुजस की पत्रिका को कवर करते हैं, क्योंकि वहां से आरपीएससी कुछ प्रश्न होते हैं जो सीधे सीधे उठाती है, जैसे पॉलिसीज के प्रश्न हुए या फिर योजनाओं के जो प्रश्न होते हैं सुजस इस पत्रिका से आते हैं। उसके बाद में आपके जो गेम्स वाला सेगमेंट बचता है, स्पोर्ट वाला, प्लस पुरस्कार के चर्चित व्यक्तित्व, ठीक है, चर्चित व्यक्तित्व। तो ये जो इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर में, वो सुजस माह की जो पत्रिका होती है उसमें कवर नहीं होते, इसलिए अपन उनको अलग से पढ़ते हैं। तो अच्छी बात यह है आपके लिए कि सुजस भी हम अपलोड करवा रहे हैं आपके लिए, और नॉर्मल जो करंट अफेयर होता है आपके मैगजीन से आप कवर करते हो, जैसे क्रोनोलॉजी हुई, मूमल हुई, वो भी आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन को शेयर करना अपने यार दोस्तों तक। ये जो करंट अफेयर होने वाला है, मैंने पहले भी बताया था आपके कि जो बदला हुआ पैटर्न है आरपीएससी का, वहाँ सुजस के बिना आप करंट अफेयर को पूरा नहीं पढ़ सकते। जैसे हाल ही में बड़े एग्जाम्स होने वाले हैं राजस्थान में, जैसे आरएस का है, ईओआरओ का, एसआई का, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये जो कुछ एग्जाम्स है वहाँ राजस्थान के करंट अफेयर का बड़ा योगदान है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपके लिए लाभप्रद होगी। पहली न्यूज है आज की अपनी, राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026। आपके जनवरी में 7 से 12 जनवरी को ये महोत्सव मनाया गया था। राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद जी के उनकी याद में मनाया जाता है। तो याद रखना, राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था आपके 7 से 12 जनवरी 2026 को। इसमें आगे देखते हैं स्थान कौन सा है, सवाई मानसिंह स्टेडियम आपके जयपुर में है, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में ये जो राष्ट्रीय युवा एवं खेल महोत्सव है इसका आयोजन किया गया था, राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आयोजन किया गया था राजस्थान युवा एवं जो खेल महोत्सव है, इस दौरान जो आपके आयोजन किया गया था वहां पे कुछ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी राज्य स्तरीय। उन प्रतियोगिताओं में यदि कोई व्यक्ति प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और द्वितीय स्थान है तो 25,000 रुपए, और तृतीय स्थान है तो 10,000 रुपए। ये कोई इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद रखना राजस्थान युवा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में किया गया था। ठीक है, याद रखना, वन लाइनर में प्रश्न आ सकता है। राजस्थान युवा महोत्सव कार्यक्रम 2026 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है ना, कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ, इस तरह का प्रश्न आएगा। ये आपके वन लाइनर में प्रश्न बन गया है। ठीक है, राजस्थान युवा महोत्सव कार्यक्रम 2026 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है, पर कहाँ आयोजन हुआ इसका, है ना। तो ये प्रश्न आएगा आपके 7 से 12 जनवरी को आपके एसएमएस स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। ये जो प्रतियोगिता है इसमें जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करेगा उसे 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, है ना। याद रखना, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव एसएमएस स्टेडियम। अच्छा, इसी थीम याद रखना भाई, जो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव था उसकी थीम क्या है, विकसित भारत विकसित राजस्थान। थीम जरूर याद रखना, विकसित भारत विकसित राजस्थान, ये जो थीम है याद रखना भाई इसको। इस दौरान अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आपसे पूछे ना पूछे, ठीक है, लेकिन इसमें जो घोषणाएं की गई थी इस दौरान राजस्थान सरकार ने कहा कि राजस्थान युवा नीति 2026 और रोजगार नीति, राजस्थान रोजगार नीति 2026 ये जारी की गई। ठीक है, जो कि आपको पता है कि आपके पॉलिसीज के 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, योजनाओं के 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये जरूर याद रखना, राजस्थान युवा नीति 2026 और राजस्थान रोजगार नीति 2026 जो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव था इस दौरान जारी की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो आप देख रहे हो अभी कि 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा आपके, तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ भी इसी दौरान किया गया। ठीक है, राजस्थान युवा नीति 2026 के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो 12 जनवरी 2026 को, कब, 12 जनवरी 2026 को, क्योंकि मैंने बताया कि 7 से 12 जनवरी को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का समारोह आयोजित किया गया था। 7 से 12 जनवरी 2026 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव इसको आयोजन किया गया था। लेकिन जो अंतिम दिन है 12 जनवरी को, 12 जनवरी को आपके राजस्थान युवा नीति जारी की गई थी। राजस्थान युवा नीति कब जारी की गई थी, 12 जनवरी को, और राजस्थान रोजगार नीति भी 12 जनवरी को जारी की गई थी। ठीक है, याद रखना 12 जनवरी को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान आपके एक तो युवा नीति,
राजस्थान युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति, ये दोनों ही जारी की गई भाई ना, राजस्थान रोजगार नीति 2026, ये दोनों ही नीति कब जारी की गई है, 12 जनवरी को ना, और 12 जनवरी को है। इसका मतलब आप ये भी याद रखना कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान यदि आपसे स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखना राजस्थान रोजगार नीति का की शुरुआत है आपके राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान की गई थी। इस तरह का आपके स्टेटमेंट आ सकता है तो उसको सही मानना है, बिल्कुल सही बात है। 12 जनवरी को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान इसकी शुरुआत की गई है भाई, है ना। ये चीजें कंफ्यूज नहीं होनी है इन चीजों में। 12 जनवरी का मतलब है आपके राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। अब आपको डेट दे या ये लिखा हुआ दे, आपको सही मानना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है आपके राजस्थान युवा नीति 2026 का उद्देश्य क्या है, युवाओं को, अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि युवा नीति, तो युवा नीति क्यों लेके आएगी सरकार, सरकार युवा नीति इसलिए लेके आएगी कि उससे युवाओं में कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, उनकी योग्यता को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं को केवल लाभार्थी के बजाय एक कौशल युक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता बनाना, कि ये कि भाई युवा आगे बढ़े, ठीक है, खुद का रोजगार शुरू करे और उससे दूसरों को भी वे रोजगार प्रदान करें। इस तरह का इनका उद्देश्य है सरकार का, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि युवाओं को केवल लाभार्थी के बजाय कौशल युक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता के रूप में बनाना। नीति क्रियान्वयन, 3 स्तर पर नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा। नीति कौन सी है, वापस देख लीजिए, राजस्थान युवा नीति 26, ठीक है, राजस्थान युवा नीति 2026। इसमें क्या क्या था कि इस नीति की शुरुआत आपके 12 जनवरी 2026 को की गई। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान इस नीति की घोषणा की गई। उद्देश्य क्या है, युवाओं को आगे बढ़ाना, नेतृत्वकर्ता बनाना, ठीक है, उनमें कौशल का विकास करना, इस तरह की चीजें इसका उद्देश्य है। नीति क्रियान्वयन के लिए 3 स्तर पर ढांचा तैयार किया गया है। यदि बात करें कि उच्च स्तरीय समिति, सबसे ऊपर कौन सी समिति है, तो उस समिति की अध्यक्षता करेंगे खेल एवं युवा मामलात मंत्री, खेल एवं राजस्थान के खेल एवं युवा मामलात मंत्री उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे। उसके बाद में है राज्य स्तरीय टास्क फोर्स, उसके बाद में है कोर कमेटी। तो इन 3 स्तरों पर नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा, ठीक है। पहले है आपके उच्च स्तरीय समिति, उसके बाद में है राज्य स्तरीय टास्क फोर्स, ठीक है, और उसके बाद में है आपके कोर्स कमिटी, ठीक है। तो ये जो 3 आपके त्रिस्तरीय जो ढांचा है आपके क्रियान्वयन के लिए, राजस्थान युवा नीति के क्रियान्वयन के लिए 3 स्तरीय ढांचा बनाया गया है। अब वो आपसे ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर सकता है। अच्छा, कंफ्यूज कैसे करेगा, वो दे देगा कि 3 स्तरीय ढांचा है, राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय। तो अपने तो नहीं पढ़ा कि संभाग स्तरीय ढांचा है, नहीं है, राज्य स्तरीय समिति है, राज्य टास्क फोर्स है और आपके क्या है, कोर कमेटी है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। राज्य, संभाग और जिला, ये 3 स्तर नहीं होंगे, इसमें तीनों स्तर याद रखने हैं, इसलिए मैंने अलग से लिख के दिया कि नीति का क्रियान्वयन 3 स्तर पर किया जाएगा। उच्च स्तरीय समिति होगी जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, ऑप्शन में दे देगा आपको कि मुख्यमंत्री अध्यक्षता करेगा। अरे भाई, मुख्यमंत्री नहीं करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, खेल एवं युवा मामलात मंत्री। कौन करेगा, खेल एवं युवा मामलात मंत्री अध्यक्षता करेगा भाई, ठीक है। याद रखना इस बात को, ये छोटी सी बातें हैं ना जो आपका प्रश्न गलत करवाएगी, है ना। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स होगी और कोर कमेटी होगी। वापस देख लीजिए, राजस्थान युवा नीति 2026 12 जनवरी 2026 को जारी की गई, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान जारी की गई। उद्देश्य क्या है, जो आपके युवा है राजस्थान के, उनको कौशल युक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता बनाना, और इसमें इसका क्रियान्वयन 3 स्तर पर किया जाएगा। उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे, खेल एवं युवा मामलात मंत्री करेंगे। उसके बाद में क्या होगी, आपके राज्य स्तरीय टास्क फोर्स और उसके बाद में है कोर कमेटी, ठीक है। तो ये समझना भाई। उसके बाद में है इस नीति के प्रमुख स्तंभ। कौन सी नीति, राजस्थान युवा नीति के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, शिक्षा और आधुनिक कौशल। भाई, आधुनिक जो वर्तमान में डिजिटल जमाना चल रहा है, ठीक है, तो एआई का उपयोग करके शिक्षा और आधुनिक कौशल अर्जित करना, रोजगार में उद्यमिता, ठीक है, स्वास्थ्य और कल्याण, नेतृत्व और समाज, ठीक है। ये 4 स्तंभ है इस नीति के। चारों स्तंभ का नाम आपको याद रखना है, शिक्षा और आधुनिक कौशल, रोजगार में उद्यमिता, ठीक है। यदि आपके पास में शिक्षा होगी, ठीक है, शिक्षा एवं आधुनिक कौशल, ये समझना, शिक्षा एवं आधुनिक कौशल, यदि आप शिक्षित होंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो रोजगार में उद्यमिता, यदि आप शिक्षित होंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, यदि रोजगार मिलेगा तो आपका जीवन स्वस्थ होगा, है ना,
और कल्याणपूर्ण होगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य एवं कल्याण तथा नेतृत्व समाज। तो ऐसे याद रखना कि यदि आप स्वस्थ होंगे, आप शिक्षित होंगे, तो आपको रोजगार मिलेगा। यदि आप रोजगार प्राप्त कर रहे हैं या दूसरों को रोजगार दे रहे हैं, स्वास्थ्य और कल्याण में आपका योगदान होगा, तो और आप समाज का नेतृत्व करोगे। तो इस तरह आप याद रखना इनको, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और नेतृत्व। ठीक है, याद रखना शिक्षा और आधुनिक कौशल, रोजगार में उद्यमिता, स्वास्थ्य और कल्याण, नेतृत्व और समाज। याद रखना है आपको, यदि आप शिक्षित होंगे तो आप रोजगार, ठीक है, रोजगार प्रदान करेंगे। यदि आप रोजगार प्रदान करेंगे तो स्वास्थ्य और कल्याण, समाज के स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान दोगे, इससे आप क्या करोगे, समाज का नेतृत्व करोगे। ठीक है, ये इस तरह आप इनको याद रखना। चारों स्तंभ है, शिक्षा जरूरी है, रोजगार मिलेगा, रोजगार जरूरी है ताकि स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान जा सके, ये जरूरी है ताकि समाज का आप नेतृत्व कर सके। ठीक है, तो ये 4 स्तंभ है, इसके चारों स्तंभ याद रखना भाई। उसके बाद में आगे है राजस्थान रोजगार नीति 2026। राजस्थान रोजगार नीति 2026, पहले अपन ने पढ़ा राजस्थान युवा नीति। युवा नीति में क्या होगा, युवाओं की बात होगी। अब है रोजगार नीति। रोजगार नीति में क्या बात होगी, रोजगार की बात होगी कि हम कितना रोजगार प्रदान करेंगे, कैसे रोजगार प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये उद्देश्य होते हैं ना, ये आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, है ना। अब वापस से देखो, जारी कब की गई है, 12 जनवरी 2026 को जारी की गई है। अच्छा, 12 जनवरी मैं लिख दूं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान, तो सही हो जाएगा ना, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान। ठीक है, बिल्कुल एक ही बात है भाई। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव भी 7 से 12 जनवरी के मध्य मनाया गया था। ठीक है, तो 12 जनवरी को आपके रोजगार नीति जारी कर दी गई थी, है ना, याद रखना। अच्छा, लक्ष्य क्या है, मार्च 2029 तक कुल 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना। कुल 15 लाख रोजगार, ये स्टेटमेंट में प्रश्न आएगा, यह वन लाइनर में भी प्रश्न आ जाए आपसे कि राजस्थान रोजगार नीति 2026 के तहत कब तक का लक्ष्य रखा गया है, 15 लाख रोजगार के लिए। तो कब तक का लक्ष्य है आपके, मार्च 2029 तक, मार्च 2030 तक, मार्च 2028 तक, या मार्च 2031 तक। इस तरह के आपके 4 ऑप्शन आएंगे। आपको याद रखना है कि भाई मार्च 2029 तक हमें 15 लाख रोजगार सृजित करने हैं राजस्थान रोजगार नीति के तहत। रोजगार कितना है, 15 लाख, याद रखना। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखनी है आपको, ई जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। किसका आयोजन किया जाएगा, ई जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, ई जॉब फेयर क्या है, ई जॉब फेयर क्या है, आपके मेले लगेंगे, समारोह आयोजित किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी रोजगार की उपलब्धता है, भी आपको विदेशों में भी रोजगार मिले, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके जो अवसर है भैया ना, ये अवसर नहीं है, ये है अवसर। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसर की उपलब्धता के लिए आपके लिए ई जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद में है क्रियान्वयन के लिए राजस्थान रोजगार नीति। इससे पहले पढ़ा था राजस्थान युवा नीति, तो युवा नीति का क्रियान्वयन 3 स्तर पर होगा। ठीक है, उसमें अपन ने देख लिया था कि उच्च स्तरीय कमेटी थी, आपके उच्च स्तरीय कमेटी थी। उसके बाद में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स है ना, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स, साफ साफ लिख देता हूं ना, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स। और उसके बाद में आपके लास्ट में है कोर कमेटी, है ना। ये 3 स्तर पर आपके युवा नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा। लेकिन यहां बात किसकी चल रही है, रोजगार नीति की। तो रोजगार नीति का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, तो राजस्थान रोजगार पोर्टल है EEMS 2.0, रोजगार कार्यालय को एकीकृत कर AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा भाई, है ना। राजस्थान रोजगार नीति के क्रियान्वयन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा, याद रखना, डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा आपके किसके क्रियान्वयन के लिए, रोजगार नीति के क्रियान्वयन के लिए। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि 15 लाख रोजगार देंगे, और कब तक देंगे, मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार देंगे। जारी कब की गई है, 12 जनवरी को ये नीति जारी की गई है भाई, है ना, याद रखना। अब ये जो आपके 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है, 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, बात सेंटर की कर रहा हूं मैं, राजस्थान की नहीं कर रहा। राजस्थान में कब से कब तक था, 7 से 12 जनवरी के मध्य में ये समारोह आयोजित किया गया था। लेकिन केंद्र की बात करें तो भारत संपूर्ण देश में 9 से 12 जनवरी को आपके भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है, आपके क्या आयोजित किया गया था, आपके 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन आपके 9 से 12 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे, इसलिए पढ़ रहे क्योंकि इसमें राजस्थान से 44 युवाओं का चयन हुआ,
इस समारोह में प्रदर्शन के दौरान राजस्थान से 44 युवाओं का चयन हुआ, जो कि इसका उद्देश्य क्या था आपके, इसमें एक राजस्थान के लिए विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन किया गया। जो 29वां राष्ट्रीय युवा समारोह महोत्सव समारोह था आपके नई दिल्ली में भारत मंडपम में, वहां क्या हुआ आपके विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन किया गया। ठीक है, राजस्थान युवा महोत्सव अलग बात है, उसमें आपके एक तो नीति जारी की गई थी, दो नीति जारी की गई थी, राजस्थान रोजगार नीति, राजस्थान युवा नीति, एक योजना आई थी मुख्यमंत्री ग्राम युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, वो तीन बातें वहां थी। अब यहाँ अपन बात करें 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की, तो इसका आयोजन किया गया आपके नई दिल्ली में भारत मंडपम में। ठीक है, इस दौरान विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन किया गया। ठीक है, अब इसमें आयोजन किया गया, इसमें राजस्थान के 44 युवाओं ने भाग लिया, है ना, ये बात याद रखनी है। इसका उद्देश्य क्या था, 15 से 29 वर्ष के युवाओं के नवाचारी विचारों को मंच प्रदान करना। 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बात चल रही है, तो युवाओं की उम्र यही है ना, 15 से 29 वर्ष के युवाओं के जो नवाचारी विचार है, उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं कि भाई हम किस तरह से आपके नया स्टार्टअप को जन्म दे सकते हैं, किस तरह से लोगों को रोजगार दे सकते हैं, तो इस तरह के विचारों को मंच प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। याद रखना, विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग 2026। ठीक है, याद रखना है इसको, आपके एग्जाम में आ सकता है प्रश्न यहां से। उसके बाद में नेक्स्ट है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल ने, अभी अपन पढ़ेंगे, राज्य मंत्रिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ठीक है, कुछ अपन जो अब आज की क्लास में नहीं हो पाएगा कवर जनवरी का करंट अफेयर, तो अगली क्लास में कुछ चीज देखेंगे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2025, एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए होगी, राजस्थान को एरोस्पेस एंड डिफेंस का हब बनाने के लिए ये पॉलिसी जारी की गई है। जारी कब की गई है, इसको मंजूरी कब प्रदान की गई है, अच्छा 2025 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि प्रस्ताव 2025 का था, इसको मंजूरी प्रदान की है 21 जनवरी 2026 को। ठीक है, समझ गए, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को मंजूरी कब प्रदान की है, 21 जनवरी 2026 को इस पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है, और पॉलिसी 2025 की है राज्य मंत्रिमंडल ने। ठीक है, राज्य मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी प्रदान की है, याद रखना भाई। इसका लक्ष्य क्या है, राजस्थान को रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण का प्रमुख हब बनाना। अब आप यदि एरोस्पेस और आपके जो राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लेके आ रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें कहीं न कहीं राजस्थान को एरोस्पेस के क्षेत्र में हब बनाया जाएगा, है ना, हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ये फिर भारत के जो डिफेंस सेक्टर है उसमें राजस्थान का योगदान बढ़ाया जाएगा, है ना। अब इस तरह के योगदान बढ़ाए जाएंगे तो ये आपके लक्ष्य में शामिल होते हैं, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपके आरपीएससी स्टेटमेंट में आजकल पूछ रही है आपसे, तो मोटा मोटा ध्यान होना चाहिए भाई इस पॉलिसी में क्या होगा। ठीक है, बात करते हैं इसके प्रोत्साहन की, जो किसी भी नीति का या फिर किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, प्रोत्साहन। ठीक है, निवेश अनुदान प्रदान किया जाएगा 7 वर्षों तक राज्य कर का। अच्छा, राज्य कर कौन सा होता है, सेंटर में सीजीएसटी चलता है आपके, है ना, सीजीएसटी, और राज्य में क्या चलता है, एसजीएसटी। ठीक है, तो याद रखना, राज्य कर मतलब एसजीएसटी के 75% पुनर्भरण का विकल्प आपको प्रदान किया जाएगा निवेश अनुदान की बात करें तो। ठीक है, निवेश अनुदान में क्या है आपके, याद रखना भैया ना, यहां से आपके हर बार एक प्रश्न आता है पॉलिसीज का। आरपीएससी की कोई भी एग्जाम्स, चाहे किसी भी लेवल की एग्जाम हो, वहां आरपीएससी ने हर बार एक पॉलिसी का प्रश्न पूछा है, और पॉलिसी का प्रश्न आपके जरूर नहीं वो करंट अफेयर के हिसाब से पूछे, कहीं से भी पूछ लेता है। ठीक है, 7 वर्षों तक राज्य कर का 75% पुनर्भरण का विकल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना इसको। उसके बाद में है पूंजीगत अनुदान। क्या है, पूंजीगत अनुदान, तो विनिर्माण में 20 से 28% तक का पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा विनिर्माण क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र में बात करें तो 14 से 20% तक का पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, दो बातें हैं प्रोत्साहन में, एक है निवेश अनुदान, तो निवेश अनुदान कितना है, 7 वर्ष में 75% निवेश अनुदान। समझने वाली बात है कि 7 वर्ष में 75% निवेश अनुदान है। दूसरी बात क्या है आपके, पूंजी अनुदान। ठीक है, क्या है, पूंजीगत अनुदान, तो विनिर्माण क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा। अच्छा, विनिर्माण क्षेत्र में कितना है, 20 से 28%। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में कितना है, 14 से 20%। रटना है भैया ना, विनिर्माण क्षेत्र में 20 से 28% है, और सेवा क्षेत्र में 14 से 20% तक का पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा। अथवा ये दो है, यदि आप दोनों में लाभ लेते हो, विनिर्माण क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में, और नहीं लेते हो, तो आपको एक और ऑप्शन है आपके पास में, टर्न ओवर लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। टर्न ओवर लिंक्ड प्रोत्साहन, टर्न ओवर जो है आपका, उसके लिंक्ड प्रोत्साहन के लिए आपको 1.2% से 2%, ठीक है, 1.2 से
2% तक का आपको क्या प्रदान किया जाएगा, पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा भाई। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ से आपका जो एसआई का एग्जाम होने वाला आगे, ठीक है, आरपीएससी का एसआई का एग्जाम है और आरएस का एग्जाम है या ईओआरओ का एग्जाम, अपन दो पॉलिसी पढ़ेंगे। एक पॉलिसी है आपके एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और आगे एक और पॉलिसी है आपके सेमीकंडक्टर पॉलिसी। राजस्थान ने पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की है, ठीक है, तो उसे भी अपन पढ़ेंगे। तो इन दोनों पॉलिसीज का एक प्रश्न आपके पक्का है, ठीक है, और एक है आपके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, वहां से भी आपका एक प्रश्न पक्का है। तो ये चीजें छोड़ने वाली तो कम से कम नहीं है, और ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं ना। आपको कितनी मुश्किल से 3 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से है? मंजूरी 21 जनवरी 2026 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा, पहला ऑप्शन। दूसरी बात है निवेश अनुदान, और तीसरी बात है पूंजीगत अनुदान। बस 3 बातें, 3 बातें समझनी है और आपका एक प्रश्न पक्का हो जाएगा। तो निवेश अनुदान में तो कुछ भी नहीं है, 7 वर्ष तक 75% का आपको निवेश अनुदान प्रदान किया जाएगा, खत्म। उसके बाद में है पूंजीगत अनुदान। तो पूंजीगत अनुदान में समझने वाली बात क्या है कि 2 क्षेत्र में पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जा रहा है आपके। अच्छा, 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो याद रखना भाई, आपके एक तो है विनिर्माण क्षेत्र और एक है सेवा क्षेत्र, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र में कितना है? विनिर्माण से याद रखना 20 से 28%, ठीक है, और सेवा क्षेत्र में कितना है? 14 से 20% है। ये 2 बातें हो गई। उसके बाद में है टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन, तो ये याद रखना 1.2 से 2% भैया ना, आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। उसके बाद में इसी योजना में कुछ आगे है कि 7 वर्षों तक आपके बिजली शुल्क में 100% की छूट प्रदान की जाएगी। ये हर नीति में, हर योजना में होता है ना, कि 7 वर्षों तक बिजली शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। मंडी शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी से भी पूर्ण राहत आपको प्रदान की जाएगी, है ना। तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस अपन ने जो पहले देखा था वो सारी चीजें महत्वपूर्ण है। 7 वर्षों तक बिजली शुल्क में 100% छूट है, आपको याद रखना है भाई, है ना। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। कौन सी पॉलिसी है? राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। भाई ये लगा लीजिए कि इस पे जितना हो सके ना उतने स्टार लगा लीजिए। ये तो एग्जाम में आने वाली चीजें होती है ना, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। अच्छा, इसमें क्या है? राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। अच्छा, कब अनुमोदन किया गया है इसका? वही आपके 21 जनवरी को, है ना, इसमें लिखा हुआ नहीं है, याद रखना। 21 जनवरी 2026 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसे अनुमोदित किया गया, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। 26 नहीं है, ये 25 है ना। 26 में इसको अनुमति प्रदान की गई है, जबकि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 है। अच्छा, राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, पहली बात तो ये ऑप्शन में दे देगा आपको जब स्टेटमेंट देगा तो, कि राजस्थान की दूसरी सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, पहली 2019 में जारी की गई, तो वो गलत हो जाएगा भैया ना। इसका उद्देश्य क्या है? अब सेमीकंडक्टर पॉलिसी है तो उद्देश्य क्या होगा? सेमीकंडक्टर और सेंसर्स के क्षेत्र में एंकर निवेश को आकर्षित करना, पहली बात। दूसरी बात क्या है? विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास करना। अगली बात क्या है? फेवलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना। कुल मिला के राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है, भारत के जो सेमीकंडक्टर का मिशन चल रहा है भारत में, भारत में आपके इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है, ISM, ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो इस मिशन का ही एक घटक के रूप में ये नीति जारी की गई है, ये समझना बस, है ना। भारतीय, या फिर लिख देता हूं मैं, इंडिया सेमीकंडक्टर, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के घटक के रूप में, घटक के रूप में भाई, ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के घटक के रूप में इस पॉलिसी को शुरू किया गया है, याद रखना। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी कुछ नहीं है, भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के एक घटक के रूप में इसको शुरू किया गया है। 21 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल ने इसे अनुमति प्रदान की है। यह राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, ठीक है। ये 3 पॉइंट समझना। उद्देश्य समझ में आ गए होंगे आपके भाई। क्या करेगी? विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास करेगी, फेवलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, सेमीकंडक्टर और सेंसर्स के क्षेत्र में एंकर निवेश को, वही सेमीकंडक्टर के को बढ़ावा देने के लिए आपके जो एंकर निवेशक होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, इसमें जो प्रावधान प्रदान किए गए आपके, लिख देता हूं मैं यहाँ पे प्रावधान। 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट, 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट। ये हर बार आता है आपके कि विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। इससे पहले अपन ने राजस्थान की जो एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी पढ़ी थी, वहां भी 7 वर्षों में विद्युत शुल्क में कितनी छूट थी? 100% की छूट है भाई, है ना।
स्टाम्प शुल्क, भू रूपांतरण शुल्क में 75% छूट है तथा 25% पुनर्भरण, है ना, याद रखना। भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पूंजी सब्सिडी के, मैंने बताया कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है, और इस मिशन के तहत जो पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, है ना, उस पूंजी सब्सिडी का 60% के समतुल्य पूंजी अनुदान राज्य सरकार के द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किया जाएगा। समझना भाई, क्या बात है कि भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो चल रहा है उसमें जो पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ठीक है, जो आईएसएम जो मिशन चल रहा है, इस मिशन में जो प्रावधान किया गया है पूंजी सब्सिडी का, भारत के जो सेमीकंडक्टर मिशन है इसमें जितना भी प्रावधान किया गया है पूंजी सब्सिडी का, कितना किया गया है, 60%। 60% पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है भाई, है ना। अब इसमें 60% पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है, तो इसके इसके समतुल्य कि 60% की पूंजी सब्सिडी के समतुल्य राशि राजस्थान सरकार प्रदान करेगी इस नीति के तहत। समझ में आ गई बात, ये बातें है समझने की कि भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पूंजी सब्सिडी के 60% के समतुल्य पूंजी अनुदान राज्य सरकार के द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किया जाएगा। समझने वाली बात यही है कि भारत सरकार का जो मिशन चल रहा है सेमीकंडक्टर मिशन, उसमें 60% पूंजी अनुदान का प्रावधान है, और इसके समतुल्य राशि राज्य सरकार प्रदान करेगी राज्य में। भाई राज्य में तो केंद्र सरकार प्रदान नहीं कर रही, पॉलिसी राजस्थान की है, तो राज्य सरकार ही इसको प्रदान करेगी। बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लाए गए टर्म लोन, ठीक है, टर्म लोन कहां से, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से, उस पर 5% का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। बैंकों और जो संस्थाएं होती है वित्तीय संस्थाएं, वहां से यदि आप टर्म लोन लेते हो तो उस पर आपको 5% का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये बात समझनी है कि 5% का ब्याज अनुदान है। दूसरी बात यह कि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत 60% का जो प्रावधान है सब्सिडी का, पूंजी सब्सिडी का, वो राज्य सरकार व्यय वहन करेगी उसका, है ना। और आपके विद्युत शुल्क में 100% की छूट प्रदान की जाएगी। स्टाम्प शुल्क, भू रूपांतरण शुल्क में 75% की छूट प्रदान की जाएगी तथा 25% का पुनर्भरण किया जाएगा। ये समझने वाली बात है भाई, इस नीति को इग्नोर नहीं कर सकते। यहां से आपका एक प्रश्न तो पक्का है, ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का है, यहां से याद रखना। ये ट्रेंड है आपका, है ना, जो आने वाली चीजें होती है आप उनको रट सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं, पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का 50% तक प्रतिपूर्ति। ये अच्छी बात है कि इसमें पर्यावरणीय परियोजनाएं जो है, राजस्थान की जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है उसमें यह भी प्रावधान किया गया कि जो पर्यावरणीय परियोजनाएं होती है उसकी लागत का 50% तक प्रतिपूर्ति। यदि आपने ऐसा कोई निवेश किया है जहां पे पर्यावरण को फायदा हो रहा है तो आपको 50% की और आपको प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क 100% छूट है, ये अपन पढ़ चुके हैं। राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम प्रणाली में प्रमाणित इकाइयों के सहमति शुल्क से 50% की छूट। राजस्थान ग्रीन रेटिंग प्रणाली जो है आप में, इसमें आपको रेटिंग प्रदान की जाती है, आपके उद्यम को, आपकी संस्था को, या आपके जो निवेश करते हो, ठीक है, उसे आप ग्रीन रेटिंग प्रदान करते हो। अब उसमें आपको शुल्क देना पड़ता है, लेकिन इन्होंने बोला भाई वो जो शुल्क होगा ना, सहमति शुल्क, उससे भी आपको 50% की छूट प्रदान की जाएगी, है ना। तो 50% की छूट तो यहां प्रदान की गई आपके। 60% पूंजी सब्सिडी आपके भारत सरकार का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत प्रदान की गई। 5% आपको ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई यदि आप बैंकों से या फिर वित्तीय संस्थाओं से टर्म लोन लेते हो, ठीक है। तो ये समझने वाली बातें हैं। और आपके जो विद्युत शुल्क है उसमें 7 वर्ष तक 100% की छूट प्रदान कर दी गई। और यदि पर्यावरणीय लागत है, पर्यावरणीय परियोजनाएं हैं, जो 50% तक की प्रतिपूर्ति आपको प्रदान की जाएगी। क्या क्या बातें हैं एक बार समझ लेते हैं। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, अब समझना इसमें, ठीक है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी, यदि आप पर्यावरणीय परियोजनाओं है, पर्यावरणीय परियोजनाएं आप शुरू कर रहे हैं, तो पर्यावरणीय परियोजना, तो इसकी लागत का 50% आपको प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। कितनी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी? 5% का आपको ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कब प्रदान की जाएगी? जब आपने किससे, बैंक से या वित्तीय संस्था से, या वित्तीय संस्था से आपने क्या लिया है, टर्म लोन, ठीक है, टर्म लोन, मैं लिख देता हूं, टर्म लोन पर आपको 5% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
60% आपको ISM भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 60% की पूंजी सब्सिडी राज्य सरकार प्रदान करेगी। राज्य सरकार प्रदान करेगी, पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगी। उसके बाद में 100% बिजली शुल्क आपको फ्री हो जाएगा 7 वर्ष तक, 7 ईयर तक। ठीक है। और क्या है आपके ग्रीन रेंटिंग प्रणाली, ग्रीन रेटिंग सिस्टम जो है राजस्थान का, उसके तहत आपको जो शुल्क लगेगा उसमें 50% की छूट आपको प्रदान की जाएगी। ये 5 बिंदु है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी में, ये 5 बिंदु है, इनको समझना है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी में 5 बिंदु कौन से है? पर्यावरणीय परियोजना है तो 50% की आपको प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि आपने टर्म लोन लिया है बैंक संस्थाओं से, वित्तीय संस्थाओं से, आपको 5% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो 60% की आपके पूंजी अनुदान का प्रावधान है वो राज्य सरकार आपको प्रदान करेगा। 100% की आपको बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक है भाई? 7 वर्ष तक। ठीक है। और आपके जो ग्रीन रेटिंग सिस्टम राजस्थान का, उसमें सहमति शुल्क में आपको 50% की छूट प्रदान की जाएगी। और कब आई ये नीति? आपके 21 जनवरी को लागू की गई है। ठीक है। मंजूरी कब प्रदान की गई? 21 जनवरी को मंजूरी प्रदान की गई है। ये एक बार देख लीजिए, 21 जनवरी 2026 को राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। किसने प्रदान की है? कैबिनेट ने, राजस्थान कैबिनेट ने इसको मंजूरी प्रदान की गई है। अब ये बोल बच्चन वाली बातें हैं, उद्देश्य में ये चीजें आती है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं इनको। यह नीति राज्य को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग और संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश के प्रमुख गंतव्य बनाने में, पढ़ लेना एक बार, आप डाल देंगे PDF, कोई काम की चीजें नहीं है। ठीक है, याद रखना भाई इस पॉलिसी को। उसके बाद में मैंने बताया एक और चीज है, आपके 3 चीजें थी जो आपके 4 पॉलिसी होगी अपनी। ठीक है, एक तो युवा नीति होगी आपके, एक रोजगार नीति होगी आपके, एक आपके सेमीकंडक्टर पॉलिसी हो गई, और एक आपके एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी होगी। जनवरी महीने में 4 पॉलिसी हो गई। और एक महत्वपूर्ण योजना है आपके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ठीक है, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। शुभारंभ होता है 12 जनवरी 2026 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान। बताया था शुरू में कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान 2 पॉलिसी और एक योजना का शुभारंभ किया गया था। याद रखना भाई, 12 जनवरी 2026 को। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना। क्या है? प्रदेश में 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या कह रही है कि 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाया जाएगा। ठीक है। विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उन्हें 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, ब्याज मुक्त ऋण, भाई स्टार लगा लीजिए। ये बातें है ना, ब्याज मुक्त ऋण, ये आपको स्टेटमेंट में देखने को मिलती है भाई। ठीक है, 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। वो बोल देगा आपको कि 2% के ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करेगा। भाई ब्याज मुक्त ऋण है तो 2%, 3% तो होगा नहीं। ठीक है, तो याद रखना। योजना के तहत सरकार, राज्य सरकार 100% ब्याज का पुनर्भरण करेगी, इसलिए तो आपको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। CGTMSME शुल्क क्या होता है? सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क क्या होता है? सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। ठीक है, MSME जो आपके सूक्ष्म उद्यम होते हैं उनके पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। 2 बातें हैं, अभी तक अपने 2 बातें पढ़ी है। एक तो है आपके विनिर्माण, सेवा और आपके जो व्यापार सेक्टर है उसमें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा 10 लाख रुपए तक का। दूसरी बात यह है कि जो योजना में सरकार है, राज्य सरकार है, वो 100% ब्याज का पुनर्भरण करेगी। तीसरी बात क्या है? CGTMSME, ठीक, मैं गलत बोल रहा हूँ, CGTMSE, ठीक है, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड ट्रस्ट शुल्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। ये 2 बातें हैं। अब इंपॉर्टेंट बातें क्या है? इसमें आपके योग्यता मानी गई है। इसमें न्यूनतम योग्यता है आपके 8वीं पास, ये याद रखना भाई। यदि आपसे जो प्रावधान लिखे गए अपन नीचे वो नहीं पूछता है और सीधा सीधा लिखता है आपसे कि इस योजना में, आपके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आपके न्यूनतम योग्यता कितनी है? 8वीं पास है, ये भी यदि आपसे लिख दिया जाता है तो वो बिल्कुल सही बात है। इसमें न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए कि कम से कम वह व्यक्ति 8वीं पास कर चुका हो। आवेदक 8वीं से 12वीं कक्षा पास है तो सेवा और व्यापार के क्षेत्र में उसे 3.5 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। यदि आवेदक 8वीं से 12वीं पास है,
8वीं से 12वीं पास है तो सेवा और व्यापार क्षेत्र में 3.5 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या फिर विनिर्माण क्षेत्र में आपको 7.5 लाख रुपए का ऋण मिल सकता है। कब ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा आपको? 35,000 रुपए तक मार्जिन मनी भी आपको प्रदान की जाएगी। 35,000 रुपए तक की आपको मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। यदि आपको सेवा और व्यापार क्षेत्र में ऋण मिलना है तो 3.5 लाख रुपए का मिलेगा। यदि आपको विनिर्माण क्षेत्र में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आप ऋण मिलेगा आपको वो 7.5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। ठीक है, कब? यदि आप 8वीं से 12वीं पास हो तो। ये बातें हैं एक तो। उसके बाद में और शैक्षिक योग्यता है इस योजना में। यदि आवेदक स्नातक है, ITI कर रखी है और अधिक शैक्षणिक योग्यता रखता है, ITI कर रखी है, स्नातक है और इससे भी अधिक कोई भी शैक्षणिक योग्यता, MSc कर रखी होगी, MA कर रखी होगी, कुछ भी कर रखा होगा आपके, तो उससे सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए या विनिर्माण सेक्टर के लिए आपको 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। साथ ही 50,000 रुपए का मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, दो बातें थी इस योजना में। मुख्यमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना नहीं, युवा स्वरोजगार योजना। युवा स्वरोजगार योजना में दो बातें हैं, एक तो है 8वीं पास और एक है आपके स्नातक। यदि 8वीं से 12वीं तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो सेवा और व्यापार के लिए 3.5 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। ठीक है, और स्नातक है तो सेवा और व्यापार के लिए आपको 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। समझना। अब यदि विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो यदि 8वीं से 12वीं पास है तो विनिर्माण क्षेत्र में आपको कितना? 7.5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। 7.5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, ब्याज मुक्त ऋण। और यदि आप स्नातक हो तो आपको विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। ये बात समझना। अब यदि 8वीं से 12वीं तक की बात करें, 8वीं से 12वीं तक की बात करें तो आपके 35,000 रुपए का मार्जिन मनी अनुदान है। 35,000 रुपए का मार्जिन मनी अनुदान है भाई। ठीक है, मार्जिन मनी प्रदान की जाएगी। यदि आप स्नातक हो या उससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखते हो तो आपको कितना प्रदान किया जाएगा? आपके 50,000 का मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाएगा। 50,000 रुपए का मार्जिन मनी अनुदान। ये बातें हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। 8वीं पास है 3.5 लाख रुपए, सेवा और व्यापार के लिए, विनिर्माण के लिए 7.5 लाख रुपए, 35,000 रुपए की मार्जिन मनी, स्नातक हो और भी अधिक शैक्षिक योग्यता रखते हो, ITI कर रखी है, ठीक है, तो 5 लाख रुपए सेवा और व्यापार के लिए, विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए और आपको 50,000 रुपए की मार्जिन मनी अनुदान। ये जो राशि प्रदान की जा रही है आपको, ठीक है, चाहे 5 लाख हो या 10 लाख हो, ये जो राशि है वो सारी क्या है? आपके ब्याज मुक्त राशि है भाई, है ना, ब्याज मुक्त राशि है भाई, ये समझना। वापस देख लेते हैं एक बार। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 12 जनवरी 2026 को इसको मंजूरी प्रदान की गई। 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना, ओवरऑल 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा आपके। ठीक है, ब्याज मुक्त ऋण होगा, ब्याज का 100% पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। CGT MSE शुल्क का भी पुनर्भरण का प्रावधान है, पुनर्भरण का प्रावधान है। ठीक है, ये बातें समझना इस योजना में। उसके बाद में आगे है प्रेरणा अभियान 2.0। कौन सा अभियान है? प्रेरणा अभियान 2.0। नाम से पता चल रहा है प्रेरणा, नाम क्या है इसका? प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। समझ गए क्या है आपके? प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। ये आपके जो RPSC का फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का पेपर होता है, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, यहाँ इस तरह की एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म पूछेगा, बाकी और एग्जाम में इसका फुल फॉर्म नहीं आएगा। इसका पूरा नाम कब पूछा जाएगा? यदि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है या सेकंड ग्रेड का या फिर स्कूल जो टीचिंग की एग्जाम्स होती है वहां आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, क्योंकि आपके स्कूलों से संबंधित होती है ना। तो याद रखना, ये बाकी एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन पढ़ना पूरा ही है। प्रेरणा अभियान 2.0। बाल विकास मंत्री कौन है? दिया कुमारी। ये वर्तमान में आपके पर्यटन मंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री भी है ना। तो बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की प्रेरणा से प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया गया। किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ भाई? नाम भी देखो, प्रेरणा अभियान 2.0 बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की प्रेरणा से शुरू हुआ है। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS द्वारा इसे शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है भाई? ICDS द्वारा। प्रेरणा अभियान 2.0 किसने शुरू किया है? आजीविका ने शुरू किया है क्या? भारत सरकार ने शुरू किया है क्या? कुछ भी दे सकता है आपको ऑप्शन में। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं।
समेकित बाल विकास सेवाएं, है ना, आईसीडीएस, बाल विकास सेवाओं का निदेशालय है आपके आईसीडीएस। इसने आपको इस योजना को, इस अभियान को, प्रेरणा अभियान 2.0 को शुरू किया है। किसकी प्रेरणा से? दिया कुमारी जो आपके मुख्यमंत्री है, बाल विकास मंत्री है, ठीक है, और पर्यटन मंत्री है। उद्देश्य क्या है? मातृ एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए, मातृ जो माताएं होती है, शिशु होते हैं, उनके स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए। समयावधि क्या है? 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक इसकी समयावधि है प्रेरणा अभियान 2.0 की, 19 जनवरी से 19 फरवरी तक। अभियान के तहत आईसीडीएस समेकित बाल विकास सेवाएं से वंचित सभी पात्र लाभार्थी, जिसमें गर्भवती, शुरुआती 3 माह की गर्भवती महिलाएं या धात्री महिलाएं या 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे या आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाएं जो है, इनका पंजीकरण किया जाएगा। ठीक है, किस किस का पंजीकरण किया जाएगा भाई? ठीक है, किस किस का पंजीकरण किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, यहां से आपका प्रश्न आएगा। तो पंजीकरण किस किस का होगा? आपके गर्भवती महिलाएं जो शुरुआती 3 महीने की होती है, धात्री महिलाएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो शिशु होते हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, या आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाएं। आकांक्षी जिले जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए जिले हैं, ठीक है, उनकी किशोरी बालिकाएं, उनका पंजीकरण किया जाएगा प्रेरणा अभियान 2.0 के तहत। अच्छा, पंजीकरण करके क्या करोगे? उनके स्वास्थ्य में, ठीक है, उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा, उनके पोषण को, शिशु एवं माताओं के पोषण को और उनके स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे शुरू किसने किया है? अवधि क्या रहेगी? 19 जनवरी से 19 फरवरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, है ना, 19 जनवरी से 19 फरवरी इसकी अवधि है, याद रखना भाई ये सारी चीजें। अब इसमें ये तो सर बोल बच्चन वाली बात है, 19 जनवरी से 19 फरवरी, ये इसका फुल फॉर्म है, आपने देख लिया होगा, आपके प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रेरणा अभियान 2.0। ये सभी पात्र लाभार्थियों की आभा आईडी बनेगी। ये भी बातें हैं, आरपीएससी वैसे पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है ना, ढंग से देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज क्षेत्र में प्रत्येक घर का सर्वेक्षण किया जाएगा, प्रत्येक घर का, और क्या किया जाएगा? सभी वंचित पात्र लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर पंजीकरण किया जाएगा। मैंने बताया था पंजीकरण किसका किया जाएगा? गर्भवती महिलाएं, शुरुआती 3 महीनों की धात्री महिलाओं का, आपके 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका, या आकांक्षी जिले जो पिछड़े हुए जिले होते हैं उनकी किशोरी बालिकाएं जो है उनका पंजीकरण किया जाएगा। सभी वंचित पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा। पोषण ट्रैकर पर दर्ज सभी लाभार्थियों का एफआरएस किया जाएगा। सभी पात्र लाभार्थियों की आभा आईडी, भाई इंपॉर्टेंट है, सभी पात्र लाभार्थियों की आभा आईडी बनाई जाएगी। सभी पात्र लाभार्थियों की आभा आईडी बनाई जाएगी, याद रखना। 3 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अपार आईडी तैयार कर उन्हें शालापूर्ण शिक्षा हेतु पंजीकृत करना। ठीक है, याद रखना भाई, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की अपार आईडी बनाई जाएगी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की आपके अपार आईडी, कौन सी आईडी है? अपार आईडी, अपार आईडी बनाई जाएगी, और उनका क्या किया जाएगा? उन्हें शालापूर्ण शिक्षा हेतु पंजीकृत किया जाएगा। शाला पूर्व शिक्षा के लिए, जो आपके बाल वाटिका होती है उस शिक्षा के लिए आपको पंजीकृत किया जाएगा। चिकित्सा विभाग द्वारा चिन्हित योग्य दंपत्ति के संपर्क कर शीघ्र गर्भावस्था के बारे में जानकारी लेना, ये कोई बात काम की नहीं है, बस ये याद रखना। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की अपार आईडी बनाई जाएगी, सभी पात्र लाभार्थियों की आभा आईडी बनाई जाएगी, है ना, ये बातें याद रखना। अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं के लिए विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसमें सर्वे किया जाएगा। अच्छा, आपसे आरपीएससी सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है कि जो आपके अभियान है प्रेरणा अभियान 2.0, इसमें आपके सर्वे किया जाएगा, सही बात है, कुपोषण प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा, सही बात है, मातृ वंदना, जागरूकता और अपडेट, ये 5 इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। सर्वे किया जाएगा किसका? गर्भवती महिलाओं का, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पूर्ण पंजीकरण किया जाएगा। कुपोषण प्रबंधन के लिए अम्मा कार्यक्रम के अनुसार साम मैम की पहचान की जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के तहत सभी पात्र महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। जीवन के प्रथम 1000 दिनों के महत्व पर गृह भ्रमण किया जाएगा। और अपडेट है, केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं के लिए पोषण ट्रैकर पर जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है, पढ़ लेना भाई, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, इतने खतरनाक नाम है इसमें, है ना, प्रेरणा अभियान 2.0, याद रखना है इसको। उसके बाद में है बीवीजी राम जी, सभी की जुबान पर ये नाम चल रहा है कि क्यों मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया, क्या प्रावधान चेंज कर दिए गए, उसमें जो जो चेंजेस हुए हैं अपन उसको देखने वाले हैं, है ना। बीवीजी राम जी नाम है, इसका पूरा नाम क्या है आपके? विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, क्या है आपके? वीवीजी राम जी, ठीक है, लास्ट वाला जी किसके लिए? ग्रामीण के लिए। तो योजना का पूरा नाम जरूर याद रखना, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। ऐसा नहीं है कि आप बीवीजी राम जी करके एग्जाम में पहुंच जाओगे, वहां आपसे पूरा नाम भी पूछ लिया जाएगा।
ठीक है, तो पूरा नाम जरूर याद रखना आपके लिए। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण इसका पूरा नाम है। जो अधिनियम आया था आपके 2005, मनरेगा अधिनियम था 2005 का, उसकी जगह पर नया अधिनियम आया आपके 2025। ठीक है, याद रखना है इसको। प्रावधानों की बात करें तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रत्येक ग्रामीण परिवार 125 दिन का रोजगार प्राप्त करेगा। मनरेगा 2005 जो अधिनियम आया था, विधेयक आया था, उसमें क्या था, प्रत्येक ग्रामीण परिवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष कितना रोजगार प्रदान करेगा, प्राप्त करेगा, 100 दिन का, 100 दिवस का रोजगार था आपके मनरेगा में। और यहां कितना है, बीवी जी राम जी में कितना है, बीवी जी राम जी विधेयक 2025 जो है, इसमें कितना प्रावधान किया गया है, तो याद रखना इसमें है 125 दिन का, 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को। अच्छी बात क्या है कि 125 दिन आपको 25 दिन अतिरिक्त आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, एक तो ये अच्छी बात है। और अच्छी बात क्या है कि पहले होता था कि आपको जो पैसे मिलते थे काम के, जो मनरेगा में आपने काम किया, काम के बाद आपको जो पैसा मिलना होता था, ठीक है, उस पैसे में आपको देरी होती रहती थी। अभी क्या प्रावधान है कि किसी भी कंडीशन में आपको सप्ताह में मतलब 7 दिन के अंदर आपको जमा कराना पड़ेगा, पैसा आपको देना होगा। आपने काम किया तो आपको 7 दिन के भीतर उसका पैसा मिलेगा। और भी उसमें अच्छी बात क्या है, उसमें अच्छी बात यह है कि किसी भी कंडीशन में 15 दिन से एक पखवाड़े से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप सरपंच वगैरह ग्राम विकास अधिकारी की पहले आपको 2-2 महीने हो जाते थे, अब ऐसा नहीं है। आपको किसी भी कंडीशन में एक पखवाड़े से ज्यादा का समय नहीं होगा। अच्छी बात वो है कि आपको सैलरी समय पे मिलेगी, जो पैसा है समय पे मिलेगा, और आपको 25 दिन का अतिरिक्त भी काम करने को मिलेगा, ये अच्छी बात है। 60 दिवस की कार्यमुक्त अवधि निश्चित बुवाई कटाई के मौसम में, कार्यमुक्त अवधि उस दौरान आपको काम नहीं करना पड़ेगा 60 दिवस। लेकिन कब, ऐसा नहीं है आप कभी पहुंच जाओगे भी मुझे काम नहीं करना, नहीं, वो समय कब है आपका, बुवाई कटाई के मौसम में, जो आपकी फसल की बुवाई कटाई का समय आता है, उस समय आपको 60 दिन की छुट्टी मिलेगी, काम कर सकते हो आप घर में, खेतों में। मजदूरी भुगतान साप्ताहिक आधार पर या पखवाड़े के भीतर आपको पैसा दिया जाएगा। 4 प्रकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्र अवसंरचना विकास के लिए शामिल किए गए, 4 प्रकार के क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। अवसंरचना विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 5 क्षेत्रों को विकास उसमें शामिल किया गया है, 4 क्षेत्रों को। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र है, जल संबंधी कार्य किए जाएंगे, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष कार्य किए जाएंगे। जैसे बरसात का मौसम आ गया, डर है कि भी बाढ़ आ सकती है, या फिर पानी की वजह से जो रास्ते में पानी भर सकता है, या फिर घरों में पानी आ सकता है, तो मेड़ का निर्माण कर दिए जाएंगे, छोटे एनीकट बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के मौसम के अनुसार, अब जैसे लू का मौसम है तो आपके जो बरसात का मौसम आया तो आपके वृक्षारोपण कर दिए गए। ठीक है, ताकि आने वाले समय में आपको फायदा मिल सके। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके चरम मौसमी घटनाएं होती हैं, उनसे निजात पाने के लिए वो शुरू की जाएगी। ठीक है, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, जल संबंधी कार्य किए जाएंगे, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। तो ये 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र है, चारों के आपको नाम याद रखने भाई। बड़ी योजना है, केंद्रीय योजना है, हंगामा हुआ, खूब सारी काफी दिन तक चर्चा में रही, तो हो सकता है आपसे चारों क्षेत्र पूछ लिए जाए। मजदूरी भुगतान जो है आपके साप्ताहिक आधार पर है, याद रखना, किसी भी कंडीशन में एक पखवाड़े के भीतर ही आपको पेमेंट करना होगा। 60 दिवस की कार्यमुक्त अवधि है, कब है, बुवाई कटाई के मौसम में है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कितना, ठीक है, प्रत्येक परिवार को आपके 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। पूरा नाम याद रखना, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, याद रखना। अब इसकी वित्तीय संरचना की बात करें, जिस तरह मनरेगा में वित्तीय संरचना थी, लगभग सेम उसी में वित्तीय संरचना है। केंद्र और राज्य के बारे में 60-40 का रेशियो है, लागत साझाकरण अनुपात। ठीक है, लागत साझाकरण अनुपात केंद्र और राज्य का कितना है आपके, 60 और 40 है। ठीक है, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में कितना है केंद्र राज्य का, 90-10। लेकिन विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली है क्या, नहीं, दिल्ली में विधानसभा है भाई, है ना, दिल्ली को इसके दायरे में नहीं लाया जाएगा। विधानसभा है, जैसे चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, वहां विधानसभा नहीं है, तो विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र निधि से आपके पैसा प्रदान किया जाएगा, जो वेतन है, मजदूरी का वेतन है जो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो क्या बात थी आपके, मजदूरी वेतन प्रदान किया जाएगा, आपके मजदूरी वेतन, मजदूरी वेतन में क्या था आपके कि किसी भी आपके साप्ताहिक आधार पर आपको पेमेंट किया जाएगा, लेकिन किसी भी हालत में आपके पखवाड़े से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पखवाड़े से
ज्यादा समय नहीं, से ज्यादा नहीं, एक पखवाड़े से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। इसमें आपके जो 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जो आपके 125 दिन का रोजगार है, कुल रोजगार, इसके लिए आपको जो 365 दिन है साल के, 365 दिन, इसमें से 60 दिन जो है आपके, 60 दिन कार्य मुक्त अवधि घोषित की गई है। कार्य मुक्त अवधि, कार्य मुक्त अवधि। अब 60 दिन की कार्य मुक्त अवधि मतलब कि भाई इन 60 दिनों में आप कार्य करने से मुक्त रह सकते हो, काम नहीं कर सकते, क्योंकि बुवाई कटाई का मौसम है, आप अपने खेतों में काम करोगे। तो 60 दिन की कार्य मुक्त अवधि है, याद रखना। 125 दिन का कुल रोजगार है। अब इसमें जो पेमेंट किया जाएगा, जो मजदूरी भुगतान किया जाएगा, जो मजदूरी भुगतान किया जाएगा, यदि राज्य में जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी लिख दूं मैं ना, यूटी लिख दूं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 100% भारत सरकार पेमेंट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% पेमेंट करेगी। कब? जब आपके यूटी में विधानसभा नहीं है, जब आपके यूटी में विधानसभा नहीं है तो आपके 100% पेमेंट आपके भारत सरकार करेगी। ठीक है। बाकी और जो केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर पूर्वी हिमालय राज्य है, उसमें आपके जो नॉर्थ ईस्ट राज्य होते हैं, आपके हिमालय राज्य होते हैं, वहां क्या रेशियो है आपके? 90-10, 90-10 का रेशियो है। और बाकी राज्यों के लिए, जैसे राजस्थान के लिए कितना है? 60-40 का रेशियो है। तो ये वित्तीय संरचना वाला प्रावधान है, याद रखना। मजदूरी वेतन के लिए आपको ये जो 125 दिन का कुल रोजगार है, इसमें आपको 60 दिवस की कार्य मुक्त अवधि याद रखनी है। साप्ताहिक आधार पर पेमेंट किया जाएगा। एक पखवाड़े से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। उसके बाद में है 639 विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित। ये किसकी बात चल रही है? पीएम श्री की। हालांकि मैंने सुजस जब करंट अफेयर पढ़ाया था तो इसमें से कुछ चीजें हैं जो सुजस वाली मैगजीन में भी कवर की गई थी जब सुजस का करंट अफेयर पढ़ाया था। लेकिन एक बात याद रखना, हर एक चीज सुजस की मैगजीन में नहीं है। ठीक है। कुछ चीजें हैं जो विदाउट सुजस के भी है, जिसमें अपने मैगजीन कवर की है। सुजस जब हम पढ़ते हैं तो केवल सुजस पढ़ते हैं, जो सरकारी पत्रिका है उसमें आपके अवार्ड नहीं आते, कुछ पॉलिसीज है जो नहीं आती, कुछ योजनाएं उसमें नहीं दी जाती, उसमें कुछ कुछ चीजें काम की होती है और बच्चे कुछ चीजें अपन को बाहर से मैगजीन के थ्रू पढ़नी होती है, तो वो चीजें अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ना। हालांकि इसको अपन ने सुजस में भी पढ़ा दिया था। 639 विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जाएंगे प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत पहले चरण में 402 विद्यालय है और दूसरे चरण में 237 विद्यालय शामिल किए गए। कितने? 237 विद्यालय। इन विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। कौन सी शिक्षा को? व्यावसायिक शिक्षा को। इन 639 स्कूलों में बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही है। किसकी बात चल रही है? 639 पीएम श्री विद्यालयों की बात चल रही है भैया ना। पीएम श्री, पीएम श्री विद्यालय। ठीक है, ये याद रखना भाई। राजस्थान में कितने पीएम श्री विद्यालय है? 639 पीएम श्री विद्यालय है। अभी चर्चा में क्यों है? इन 639 पीएम श्री विद्यालयों में क्या है? बाल वाटिकाएं, बाल वाटिकाएं संचालित की जाएगी और क्या है आपके? व्यावसायिक शिक्षा आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये दो बातें समझना। इन जो स्कूलों में, जिसके पहले चरण में 402 स्कूल शामिल किए गए और दूसरे चरण में 237 विद्यालय शामिल किए गए हैं इस योजना में, है ना, याद रखना। पीएम श्री विद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें पहली बार ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 18 मानक। राजस्थान में पीएम श्री विद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है, उसमें कितने विद्यालय शामिल थे, कितने मानक शामिल थे आपके? 18 मानक। पीएम श्री विद्यालयों में कितने मानक शामिल है? 18 मानक शामिल है भाई, है ना, याद रखना, 18 मानक शामिल है। शीर्ष पीएम श्री कौन से आए आपके? धावा जोधपुर का है, सावर अजमेर का है, मानपुरा माचेड़ी आपके जयपुर का है, जोधकिया आपके हनुमानगढ़ का है और रिंगस आपके सीकर का है। ये शीर्ष पीएम श्री विद्यालय है। ठीक है, समझ में नहीं आया आपके? वापस देखते हैं। राजस्थान में 639 पीएम श्री विद्यालय है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि इनमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। 639 पीएम श्री विद्यालय है, इन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विकसित रूप में क्या है कि आपके इसमें तो बाल वाटिका का विकास किया जाएगा, बाल वाटिका का विकास किया जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, बाल वाटिका संचालित की जाएगी और आपके व्यावसायिक शिक्षा को उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। जो पीएम श्री विद्यालय है वहां पर जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको शुरू किया जाएगा। पीएम श्री विद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीएम श्री विद्यालयों की रैंकिंग जारी की जाएगी, रैंकिंग जारी की गई पहली बार, इसमें 18 मानकों पर ये रैंकिंग जारी की गई थी। शीर्ष पीएम श्री स्कूल कौन से है? धावा जोधपुर, सावर अजमेर, मानपुरा माचेड़ी जयपुर, जोधकिया हनुमानगढ़ और रिंगस सीकर। ये याद रखना भाई।
उसके बाद में नेक्स्ट है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय ईएमआरएस। आपको पता है ईएमआरएस होते हैं कौन से विद्यालय है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय, रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। 31वां स्कूल बना है आपके राजस्थान में जम्बारामगढ़ जयपुर में। कुल कितने स्कूल हो गए आपके? जनवरी तक 31 स्कूल हो चुके हैं। ईएमआरएस विद्यालय याद रखना, बहुत चर्चा में है, आ सकता है कि हाल ही में राजस्थान का प्रश्न क्या आएगा आपके, हाल ही में राजस्थान का 31वां ईएमआरएस विद्यालय कहां संचालित किया गया? 31वां एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कहां शुरू किया गया? भाई ये प्रश्न आएगा आपके बनलैंडर में कि हाल ही में जनवरी महीने में 31वां एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय कहां शुरू किया गया? तो याद रखना है जम्बारामगढ़ जयपुर में शुरू किया गया भाई। ठीक है, कहां शुरू किया गया? जम्बारामगढ़ जयपुर में शुरू किया गया है, याद रखना। संचालन की बात करें तो राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी द्वारा इसका संचालन किया जाता है भाई, है ना। राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल, राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी द्वारा इनका संचालन किया जाता है, याद रखना। ये सीबीएसई से जुड़े हुए स्कूल है, ना कि आरबीएसई से। ईएमआरएस विद्यालय सीबीएसई द्वारा संचालित है, याद रखना भाई, सीबीएसई द्वारा संचालित है, याद रखना। ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय में सीबीएसई जो पैटर्न है उस पे चलते हैं। कक्षा 6 से 12वीं तक यहाँ पढ़ाई की जाती है, कक्षा 6 से 12 तक। ईएमआरएस विद्यालय याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 6 से 12वीं तक। ठीक है, 6वीं क्लास से 12वीं तक है, सीबीएसई पैटर्न पर है ये, है ना, सीबीएसई पैटर्न पर है। राजस्थान में 31 विद्यालय बन चुके हैं, 31वां है जम्बारामगढ़ में। 11वीं 12वीं में विज्ञान में कला संख्याएं भी उपलब्ध है, ये एक डिटेल के लिए है भाई, आप लोग सोचो कि कला उपलब्ध है। ठीक है, साइंस आर्ट दोनों ही उपलब्ध है 11वीं 12वीं में। सुविधा क्या है? निःशुल्क शिक्षा है, पाठ्य पुस्तक निःशुल्क है, आवास भोजन और ड्रेस आपके निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ये तकनीकी शिक्षा एवं स्किल्स कोर्स की शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, जो आपके एकलव्य मॉडल स्कूल होते हैं किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं? तकनीकी शिक्षा व स्किल्स कोर्स आपको प्रदान करते हैं भाई। ठीक है, याद रखना। पीएम श्री में क्या था? पीएम श्री में बाल वाटिकाएं है, 639 स्कूल है। कितने हैं पीएम श्री स्कूल? कितने हैं भाई पीएम श्री? कितने हैं पीएम श्री हो गया आपके 639 राजस्थान में, 639। जबकि आपके ईएमआरएस कितने हैं? 6 से ईएमआरएस कितने हैं आपके? 31 स्कूल है ना। ईएमआरएस सीबीएसई पैटर्न पर है, 6ठी क्लास से 12वीं तक चलते हैं। 12वीं क्लास में आर्ट और साइंस दोनों ही उपलब्ध है आपके लिए। ठीक है, ये याद रखना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। उसके बाद में है ग्राम उत्थान शिविर। ग्राम उत्थान शिविर, ग्राम उत्थान शिविर जो है आपके ग्राम का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। किसके तहत? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, याद रखना। आयोजन की बात करें तो 23 जनवरी बसंत पंचमी मनाई गई, 23 जनवरी से 9 फरवरी तक ग्रामीण उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा भाई, 23 जनवरी से 9 फरवरी तक। ठीक है, याद रखना। प्रत्येक गिरदावर सर्कल पर, सर्कल एक ही बात है, प्रत्येक गिरदावर सर्कल पर 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण के डेट याद रखना, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 31 जनवरी। ठीक है, दूसरे चरण में है 1 फरवरी और 5 से 9 फरवरी, अभी मनाया गया था, 5 से 9 फरवरी को है और 1 फरवरी को है। पहले चरण में कौन कौन सी तारीख है? 24, 25, 31, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 31 जनवरी। दूसरे चरण में 1 फरवरी और 5 से 9 फरवरी। 12 विभागों की योजनाओं का लाभ इसमें शामिल है आपके। ठीक है, 12 विभागों की योजनाओं का लाभ इसमें शामिल है। 2 चरणों में इसका संचालन किया जाएगा। ग्रामीण उत्थान शिविर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, इसके तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर इनका आयोजन किया जाएगा और ये 1 दिवसीय शिविर का आयोजन होगा भाई। कब से कब तक है? बसंत पंचमी कब मनाई गई? 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी से 9 फरवरी तक इनका आयोजन किया जाएगा, 2 चरणों में भाई, है ना। 23 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक आपके ग्राम उत्थान शिविर शुरू हो रही है। 2 चरणों में ये है ना, हो चुकी है। प्रत्येक गिरदावर सर्कल पर और 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शिविर को क्या होगा आपके? 1 दिन का शिविर होगा। प्रत्येक गिरदावर सर्कल पर 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है। उसके बाद में नेक्स्ट है माई करियर एडवाइजर ऐप। शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है माई करियर एडवाइजरी ऐप। कौन सा ऐप है? माई करियर एडवाइजरी ऐप। याद रखना, विद्यार्थी 3 प्रमुख मूल्यांकन के माध्यम से अपनी सेल्फ रिव्यू कर सकते हैं। तो याद रखना, माई करियर एडवाइजरी ऐप किसने जारी किया है? शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा।
भारत सरकार का शिक्षा विभाग है, इसने जारी किया है माई करियर एडवाइजरी ऐप। कौन सा ऐप है? माई करियर एडवाइजरी ऐप। ठीक है, इसमें क्या होगा, विद्यार्थी अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं 3 प्रमुख सूचकांकों पर, या पर 3 प्रमुख मूल्यांकनों पर आधारित है। कौन कौन से मूल्यांकन है? एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है और वैल्यूज टेस्ट है। एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज टेस्ट कौन कौन से हैं? एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और वैल्यूज टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट है 20 मिनट का, इंटरेस्ट आपके 12 मिनट का टेस्ट होता है और वैल्यूज आपके लिए 14 मिनट का टेस्ट होगा। विकास किसने किया था इसका? शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीईआरटी पैसिव ने इसका विकास किया। भाई एनसीईआरटी पैसिव ने इसका विकास किया है। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों, काउंसलर्स और शिक्षकों के लिए लाभदायक है। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। स्टेटमेंट में यदि प्रश्न आता है तो वो आपको दे देगा। अब ये सुजस में था इसलिए आप अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वैसे तो राष्ट्रीय करंट अफेयर का भाग है, भारत की करंट अफेयर का भाग है। यह ऐप विद्यार्थियों को 1500 से ज्यादा करियर विकल्पों एवं जॉब रोल्स की जानकारी प्रदान करता है। करियर विकल्प प्रदान करता है 1500 से ज्यादा। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए लाभदायक है, शिक्षकों के लिए लाभदायक है, अभिभावकों को लाभदायक है। वो अपने बच्चों का सेल्फ रिव्यू कर सकते हैं। 3 मूल्यांकन है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है और वैल्यूज टेस्ट है। शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीईआरटी पैसिव द्वारा इसको विकसित किया गया। शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा यह ऐप जारी किया गया है। ऐप का नाम है माई करियर एडवाइजर ऐप। कौन सा ऐप है? माई करियर एडवाइजर। ये इस तरह का ऐप है, जब आप साइट खोलते हो वेबसाइट पे तो इस तरह का दिखता है। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है भारत सरकार के। ठीक है, तो इसमें ये हो गया आपके। ठीक है भाई, आज के अपनी जो करंट अफेयर है जनवरी की पार्ट 1, यहाँ पर लिखा नहीं है हालांकि, पार्ट 1 क्लास है इसकी। अगली क्लास जो होगी उसमें अपन स्पोर्ट वाला सेगमेंट देखेंगे। कौन कौन सा सेगमेंट देखेंगे अपना? कौन कौन सा बच गया है? पुरस्कार है और व्यक्तित्व है और खेल है। ये 3 चीजें और बच गई है। इसमें क्या देखा था अपन ने? योजना देखी है, पॉलिसी देखी है और अभियान देखे हैं। ठीक है, अगली क्लास जो होगी करंट अफेयर की, कोशिश कल संडे है, कोशिश करेंगे कल हो जाए या फिर मंडे को तो क्लास होगी। तो उसमें अपन खेल, व्यक्तित्व और पुरस्कार जो जनवरी महीने में चर्चा में थे, आपके पद्म पुरस्कार। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि पद्म पुरस्कार से आपका प्रश्न आएगा, तो पद्म पुरस्कार भी अपन पढ़ेंगे। तो ये 3 चीजें आपकी बच जाएगी। कल अपन इसको पढ़ ले, कल या परसों में मंडे को इसकी क्लास अपन नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वहां देख लेंगे। ठीक है, आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो करंट अफेयर अपन यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें आपके जो मैगजीन्स जो अभी मार्केट में पढ़ते हो उन्हें कवर किया गया है। ठीक है, कुछ चीज छूटी नहीं है। और राजस्थान का सुजस करंट अफेयर जो होता है वो भी आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। और आने वाले कुछ समय में राजस्थान की आर्थिक समीक्षा भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो भी राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, आरएस की तैयारी कर रहा है या एसआई का है या ईओआरओ, जिस भी एग्जाम में आपके राजस्थान की आर्थिक समीक्षा सिलेबस में है तो वो अपन शुरू करेंगे। तो चैनल को ज्वाइन करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना जो भी राजस्थान की तैयारी कर रहा है। और इसकी पीडीएफ आपको नविका एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो याद रखना, नविका एकेडमी के, आप नविका एकेडमी सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाके तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी और सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। इसमें राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स जो अपन अगस्त से अब तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।